Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी जो 2020 का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम इकाई 3 हम पढ़ रहे हैं, उसमें है सामान्य जीव विज्ञान। सामान्य जीव विज्ञान, ठीक है। याद रहे ये सामान्य जीव विज्ञान है, सिर्फ जीव विज्ञान नहीं। सामान्य यानी जो जनरल चीजें जो सभी को पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाई लेवल की जो बायोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट है 2020 के। यहाँ पे चीज़ों को कैटेगराइज करके दिए गए हैं एमपीपीएससी द्वारा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे है, हालांकि फिर भी हम यहाँ पे इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्रमबद्ध तरीके ये रहेगा कि हम अभी जो जो चीज़ें हम डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे सूक्ष्म जैविक कृषि यहाँ पे पहले नंबर पे दिखे, तो हम पहले कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिका की कार्य संरचना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अभी। यहाँ पे हमने कुछ वर्गीकरण के टॉपिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोशिका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम सूक्ष्म और जैविक कृषि में आएंगे। फिर आगे की ये सारी जो जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली सारी चीज़ें, और कोशिका के बारे में हम आगे जो अगले लेक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 30 अंक की ये इकाई होने वाली है, ठीक है, 30 अंक। और ये जो GS3 का पेपर है, सामान्य अध्ययन 3, यानी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं तकनीकी, हिंदी में से बोलेंगे विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी, ये है 300 अंक का, ठीक है। इसमें कुल 10 इकाई है, तो हर इकाई 30 अंक की है, तो ये हो जाएंगे इस प्रकार 300 अंक, ठीक है। इसमें इसको आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में दे सकते हैं। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो शैल के अगले टॉपिक हम शुरू करते हैं। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10, और इससे संबंधित जो गोल है एमपीपीसी और व्यापम संबंधित, वो आप यहाँ पे चूज कीजिए और अनअकैडमी से आप लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करना होगा इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान हम देख लेते हैं, यानी फ्री प्लान के जो बेनिफिट्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे दी जा रही है एक हफ्ते के अंदर में, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और 50 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं, और इनका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और जो कि फ्री लाइव क्लासेस में 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं। एमपी बेसिक प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई, एमपी जेल फर, ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स हैं, इनको कवर किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट को मिला के, और डेली T20 सीरीज यहाँ पे होती है मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे, और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट का समय होता है, और 20 मिनट आपको इसको सॉल्व करके देना होता है। इसके बाद ही 8:30 बजे से यहाँ पे पेपर एनालिसिस होता है, जो टेस्ट आपने दिए हो। ये टॉप एजुकेटर्स को आप देख सकते हैं, इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे ये क्लासेस ली जा रही है। डेली आपको फ्री लाइव क्लास का मौका मिलेगा यहाँ पे, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, जो कि इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। अपने जो गोल से संबंधित जो भी एजुकेटर्स हैं, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, और जैसे T20 सीरीज मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से चल रही है। और यहाँ पे आप मिनी कोर्स अटेंड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। रिवाइज सिलेबस एमपीजीएल पहरी का और बहुत कुछ यहाँ पे है, और मिनी कोर्स के अंतर्गत इन एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। और डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का ऐप, और यहाँ पे एमपीपीएससी गोल चूज करना होगा, और मैं जैसा कि मैंने बताया था सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। उसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। कोशिका के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बारे में हमने इससे पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, इसके बाद आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और गुणसूत्र में हम पढ़ेंगे जो इसको समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल, इसमें जो दिए गए हैं, जो थ्योरीज दिए गए उसको पढ़ेंगे। हम इन दोनों मॉडल को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आते, इनकी जो थ्योरीज है उनमें क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हम इसके बाद देखेंगे न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, जिसकी खोज वगैरह हम देखने वाले हैं, और डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है। और इसके बाद हम देखेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की संरचना यहाँ पे देखने वाले हैं, और किस प्रकार से जो नाइट्रोजन क्षार आपस में कनेक्ट रहते हैं और किससे बॉन्डिंग करते हैं, और ये क्यों आवश्यक हो जाता है,
ये पढ़ना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस प्रकार से हम चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। और अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़े हैं इससे पहले के लेक्चर्स में, वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे जो कोशिकांग है, ठीक है, कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य के भाग, कोशिका तरल, कोशिकांग, ठीक है। तो ये इसमें से काफी कोशिकांग तो हमने पढ़ चुके हैं, एक दो रह गए हैं इसमें से। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं। बाकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये लेक्चर चलने वाला है। गुणसूत्र के बारे में हम अभी देखने वाले हैं, और इससे पहले जैसा कि हम देख चुके हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स उसके बारे में, अब आगे का जो है वो देखेंगे। संरचना को देखने और समझने के लिए यहाँ पे दो मॉडल दिए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनोइड मॉडल। तो ये दोनों मॉडल हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जो निचोड़ के रूप में यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही जो समझने के लिए जो मॉडल से अंतर्गत जो चीज़ें यहाँ पे निकली है उसको हम देखेंगे। तो गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। और डीएनए होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के, यानी फॉस्फोरिक अम्ल इसमें रहता है, और हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन में होता है धन आवेश, ये क्षारीय होते हैं। और यहाँ पे अम्लीय है, डीएनए यहाँ पे होगा ऋण आवेश। और यहाँ पे देखिए ऋण आवेश और धन आवेश आपस में मिलकर यहाँ पे बनाएंगे क्या, गुणसूत्र, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाएंगे गुणसूत्र। तो इस प्रकार से इनकी बनावट होती है। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में यहाँ पे कुछ फर्क होते हैं। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं रहता है कि उसमें प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रोमोसोम किसको बोल रहे हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब साथ में होते हैं उसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन किसमें देखने को मिल रही है, यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में हम क्रोमोसोम शब्द यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डीएनए है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कहना सही रहेगा कि यूकैरियोट्स में होते हैं क्रोमोसोम और प्रोकैरियोट्स में होते हैं डीएनए। सिर्फ इसमें डीएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो डीएनए है वो क्या है, वो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, या इसमें न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। इसकी खोज खोज जिस वैज्ञानिक ने की वो है फ्रेडरिक मिक्सचर। और कहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई, ये की गई मवाद सेल में, यानी पस सेल जो होती है ना, जैसे एक हमारे शरीर में या पैर में कहीं कट जाता है, कट पड़ जाता है और वहाँ पे मवाद बनता है, ठीक है, मवाद वगैरह बनता है। तो वैसी वाली सेल में इसकी खोज की थी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की। इसने फ्रेडरिक मिक्सचर ने। इसको पहले न्यूक्लिन कहा जाता था, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, पहले न्यूक्लिन के नाम से जाना जाता था। और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार से ये होते हैं, ये हम देखेंगे इसके प्रकार में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार से यहाँ पे हैं, डीएनए और आरएनए। इन दोनों में नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल में किस प्रकार भिन्नता होती है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। इसका पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों का फुल फॉर्म है। और नाइट्रोजन क्षार की बात करें यहाँ पे तो किस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार इस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं। एडेनिन को बोलेंगे ए, मतलब ए से उसको दर्शाएंगे, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से, ठीक है। ये होते हैं डीएनए में। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में ये पहले तीन होते हैं, यानी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे थाइमिन नहीं रहता है, इसमें थाइमिन की जगह रहता है यूरेसिल रहता है, इसको यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार में इस प्रकार से भिन्नता यहाँ पर रहेगी। शर्करा की बात करें तो डीएनए में शर्करा होती है डीऑक्सोराइबो शर्करा, और आरएनए में होती है राइबो शर्करा, ठीक है। ये इसका यदि पूछा जाए कि डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है, हालांकि बहुत सारे अंतर इसमें, लेकिन मुख्य अंतर क्या है तो ये है शर्करा के भी इसमें इनमें अंतर होता है। इसमें डीऑक्सोराइबो शर्करा होती है डीएनए में, और आरएनए में होती है राइबो शर्करा, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरल साइंस के अंतर्गत जो यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे जो अंतर हम देखेंगे, जो टॉपिक्स के अंतर्गत जो अंतर है वो हम जनरल साइंस में देखते हैं। इसके बाद बहुत सारे इसमें अंतर हो सकते हैं, लेकिन वो हमको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो यदि पढ़ेंगे तो जो एडवांस बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं फॉस्फोरिक अम्ल की। तो फॉस्फोरिक अम्ल दोनों में होते हैं, डीएनए में भी होते हैं और आरएनए दोनों में होते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। अब इनकी संरचना किस प्रकार से होती है? इसकी संरचना होती है, डीएनए की होती है डबल स्ट्रैंडेड यानी द्वि तंतु में, और आरएनए की होती है सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक तंतु में। ठीक है, जो इस प्रकार की संरचना ये बनेगी, इसके बारे में हम डीएनए की द्विकुंडली संरचना हम देखेंगे, जो कि वाटसन और क्रिक द्वारा जो दिए गए हैं उसमें हम देख लेंगे इसकी डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है वो। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार है वो किस प्रकार से आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो एडेनिन से बॉन्ड करता है थाइमिन, यानी ए से कनेक्ट करेगा टी, और ग्वानिन से कनेक्ट करेगा साइटोसिन, जी से कनेक्ट करेगा सी। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे थाइमिन नहीं होता है, यहाँ पे यूरेसिल होता है, तो ए से कनेक्ट करेगा यू यानी एडेनिन से कनेक्ट करेगा कौन, यानी बॉन्ड बनाएगा यूरेसिल। जी यानी ग्वानिन से बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कौन, साइटोसिन। तो इस प्रकार से ये बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्षार है उसमें। यहाँ पे अब और चीजें हम देख लेते हैं, आरएनए के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आरएनए के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आरएनए तीन प्रकार से होता है, मैसेंजर आरएनए यानी एम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी आर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए यानी टी आरएनए, ये तीन प्रकार से होता है। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करें तो यह डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर लाने का कार्य करता है, जो मैसेंजर आरएनए रहता है वो। ठीक है, और दूसरा बात करें आर आरएनए की यानी राइबोसोमल आरएनए, इसका निर्माण केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये है आर आरएनए। अगला है टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। यह सबसे छोटा आरएनए है जिसमें 75 से लेकर 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी राइबोसोम पर लाना है। एक कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 16 से 18% भाग टी आरएनए का होता है। कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ष 1968 में जेनेटिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका पर शोध हेतु भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले तथा एम डब्ल्यू नीरेनबर्ग को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ जो अंतर है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं डीएनए और आरएनए में। अवस्थिति, हाँ, ये कहाँ पे होते हैं ये डीएनए और आरएनए? यहाँ पे देखिए डीएनए कहाँ पे होते हैं, केंद्रक में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थिति इनकी होती है। और आरएनए बात करें तो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में तथा केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य में होते हैं। और यहाँ पे शुगर हम देख चुके हैं, जो कि मुख्य अंतर है। इसका कार्य हम देख लेते हैं, बाकी अंतर हम देख चुके हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है डीएनए, और ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में फर्क हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना हम देखते हैं। इसको सबसे पहले दिया है वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इस खोज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी संरचना है द्विकुंडलित वाली, ये इस प्रकार से रहती है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये बनी होती है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बनी थी, मैं आपको यहाँ बना कर दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ये इस प्रकार से है। और यहाँ पे पेन चेंज करके ब्लैक कलर में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हुई, फिर ये इस प्रकार से ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनी, यहाँ पे टच होगा, ये दूर से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डबल कुंडली संरचना यहाँ पर रहती है। और यहाँ पे देखिए ये एक कुंडलित यानी 360 डिग्री यदि घूमेगा, जिसको बोलेंगे एक कुंडलन यानी एक हेलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक हेलिक्स। इस संरचना को और डीप में हम देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, जो बेस पेयर रहेंगे, जो नाइट्रोजन क्षार के जो बेस पेयर रहेंगे वो यहाँ पे इस प्रकार रहेंगे। यहाँ पे जो कुंडली संरचना है इस प्रकार से दी गई है, ये एक और ये दो, ये इसी को हमने आगे आगे एक्सपांड किया है, ये कुछ नए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
आगे इसको एक्सपांड किया हमने, तो यहाँ पे देखने को मिलता है ए टी टी ए सी। ठीक है, ये क्या है अभी हम जानेंगे। पहले पहले इसको देख लेते हैं कि 360 डिग्री में इसकी लंबाई कितनी होती है। ये होते हैं 10 बेस पेयर। एक 360 डिग्री यानी 1 हेलिक्स में होते हैं 10 बेस पेयर, उनकी लंबाई होती है 36 एंगस्ट्रॉम। यानी जो एंगस्ट्रॉम को नहीं जानते उनको बता दूं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10⁻10 मीटर, यानी 10⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इनकी लंबाई होती है। अब यहाँ पे देखिए जो जो बेस पेयर यहाँ पे रहेंगे किस प्रकार से रहेंगे। ए से कनेक्ट होगा टी और जी से कनेक्ट होगा क्या, सी। ये चीज हमको याद है। ठीक है, अब अभी हमने देखा ए से कनेक्ट होगा जी, टी और जी से कनेक्ट होगा सी, यानी एडेनिन से कनेक्ट होगा थाइमिन और ग्वानिन से कनेक्ट होगा साइटोसिन। इस प्रकार से चीजें हमने देखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके आगे कि ये जो एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में कितने रहेंगे, 10 बेस पेयर रहेंगे। ठीक है, और 10 बेस पेयर का सीक्वेंस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस में रहेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस रैंडम हो सकता है। यहाँ पे देखिए ए से कनेक्ट है टी, फिर यहाँ पर टी दे दिए, फिर टी, फिर ए सी जी ए टी सी ए। ठीक है, एक साइड इस प्रकार से लिख लिए। टोटल इनकी संख्या होगी 10। एक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 5 होगा 10। ठीक है, इस प्रकार से हो गए। तो यहाँ पे देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि किससे क्या कनेक्ट होगा। ए से कनेक्ट होगा टी, या टी से कनेक्ट होगा ए, जी से कनेक्ट होगा सी, या सी से कनेक्ट होगा जी। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। यहाँ पे ए है, ए को लिख दिए टी, टी है तो टी से कनेक्ट कर दिए ए, टी है ए फिर टी, सी को जी से कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पे चलते रहेगा। एक हेलिक्स में इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेलिक्स खत्म हुआ, अब दूसरा हेलिक्स में भी इसी प्रकार से रहता है। ठीक है, और याद रहे दोनों हेलिक्स में समान बेस पेयर नहीं होते हैं, समान बेस पेयर यहाँ पे नहीं पाएंगे। यानी इसमें जिस प्रकार से बेस पेयर है, जो सीक्वेंस यहाँ पे दिए गए वो सीक्वेंस में नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, यहाँ पे टी से कनेक्ट हुआ ए से टी जोड़ दिए, सी से जी जोड़ दिए। जिस प्रकार से यहाँ पे जो क्रम है वो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं मिलने वाला। ठीक है, दोनों हेलिक्स में समान बेस पेयर नहीं होते, ये हमने यहाँ पे देखा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है इस कंसेप्ट का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब जो चीज़ें होती है उसमें, वो टेक्नोलॉजी में डीएनए बेस पेयर ऑर्डर को मिलाते हैं। जो बेस पेयर ऑर्डर है इन्हीं को मिलाते हैं। जो बेस पेयर ऑर्डर ये दिख रहे हैं ना, इन्हीं को वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, अब यह क्यों आवश्यक हो जाता है, क्यों ज़रूरी है ये सारे ये जो कॉन्सेप्ट है बेस पेयर वगैरह मिलाना, इन क्रम को मैच करने पर ही हम ये जो क्रम है, ठीक है, ये जो क्रम है इनको मैच करने पर ही हम पता करते हैं कि हम हमारे माता पिता की संतान हैं। ठीक है, और जो डीएनए होते हैं वो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। क्या होता है, आनुवंशिकता के वाहक डीएनए। और बायोटेक्नोलॉजी में हम जब आगे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो इसमें डीएनए में जीन की स्थिति हम देखेंगे। ठीक है, जीन से कैरेक्टर जो रहते हैं, जैसे हमारे नाक जो बनी, ठीक है, नाक जो हमारी नाक या फिर कोई भी अंग हमारा बना, तो वो किस प्रकार से बनेगी वो डिपेंड करता है जीन पे, कि हमारे फादर और मदर से किस प्रकार के जीन हम पे आ रहे हैं, तो किस प्रकार से संरचना बनेगी। तो जीन की स्थिति कहाँ पे होता है और किस प्रकार से बनते हैं, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम इतना देख लेते हैं, और इसको ज़्यादा हैवी ना बनाते हुए एक थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये थोड़ा मीडियम के रेंज में रहे ये लेक्चर, ज़्यादा हैवी ना हो। हैवी वाला जो जो टॉपिक रहेंगे यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीन की स्थिति, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि ये आपका बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से बेस पेयर वगैरह जो चेक होते हैं वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कोई आई विटनेस नहीं है, यानी चश्मदीद गवाह नहीं है यहाँ पे, और आपने कोई मर्डर कर दिया। ठीक है, कंडीशन बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं पर समझने के लिए तो समझ लीजिए कि आपने कोई मर्डर कर दिया। ठीक है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और धोखा से आपका शरीर से बाल वहाँ छूट गया। ठीक है, बाल छूट गया और आप पे शक हो रहा है कि आपने ये मर्डर किया है। तो आपका जो फोरेंसिक साइंस वाला जो बंदा आएगा, यानी जो भी आएगा वहाँ से, वो क्या करेगा, आपका ब्लड का सैंपल ले लेगा। ठीक है, इनमें देखिए हेयर में भी सेल है, ब्लड में भी सेल है। ठीक है, दोनों सेल है और दोनों में न्यूक्लियस है। दोनों दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, और डीएनए में स्पेसिफिक क्रम होता है, बेस पेयर का क्रम होता है। और यहाँ पे यदि हेयर आपके शरीर के हेयर है, आपका शरीर का ब्लड है, तो दोनों के जो बेस पेयर सीक्वेंस रहेगा वो मैच कर जाएंगे।
ठीक है, ये बेस पेयर सीक्वेंस को यहाँ पे मैच करते हैं, ये इसमें ये जो बेस पेयर सीक्वेंस है ये वाले, एक मिनट कहाँ गए, थोड़ा सा लैग हो रहा है, हाँ यहाँ पे ये बेस पेयर सीक्वेंस को ये मैच करके ये बता देंगे कि ये खून आपने ही किया है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे होती है। अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में हम अभी देख चुके हैं, जैसा कि इसमें 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिल रही पर वीक और टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है डेली और वीकली। यहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहे हैं और 4 डिफरेंट एग्जाम को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पर चल रही है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं जो कि सभी सब्जेक्ट से हैं और डेली T20 सीरीज यहाँ पर चल रही है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होते हैं और इसके बाद ही 8:30 बजे से, ठीक है, ये सीरीज चलती है 8 बजे से शाम को 8 बजे, मंडे से सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक, और 8:30 बजे आपको इन पेपर संबंधित जो एनालिसिस है वो यहाँ पे दिए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और इसके बाद जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी प्लस वाले प्लान्स लेंगे तो उसमें आपको कुछ विशेष यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है। जैसे यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के बैच बनाए गए हैं, कंप्लीट सिलेबस बैच है ये और वीकली मॉक टेस्ट इसमें होंगे। पहला बैच है 10 मंथ का, 10 मंथ फाउंडेशन बैच है, किसके लिए, MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पे होगी और जो कि हर वीक यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, अपने अनुसार आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बैच है 2 ईयर फाउंडेशन बैच फॉर MPPSC प्रीलिम्स एंड मेंस और जो डिज़ाइन किया गया है अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं अभी, उन स्टूडेंट के लिए ये डिज़ाइन किया गया है और ये फोर्टनाइटली ये लॉन्च होते हैं। 120 डेज ये टारगेट स्टडी बैच है ये और MPPSC प्रीलिम्स के लिए है और ये लॉन्च किए जाते हैं हर मंथ। 3 मंथ बैच है यहाँ पे फॉर अदर MP एग्जाम्स, MP फॉरेस्ट सर्विस, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर, MP लेबर इंस्पेक्टर लॉन्च किए जाते हैं ये हर महीने, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें फायदा और क्या क्या मिलने वाला है आपको, 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स है इसमें जो कि डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं, 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने हो रही है और जो कि सभी एग्जाम को कवर कर रहे हैं। इसमें जो तैयारी हो रही है MP के एग्जाम्स की और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिए जा रहे हैं, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश क्लासेस यहाँ पे हो रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, 20 से ज़्यादा MCQ है और जो कि डेली प्रैक्टिस में कवर किए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के जो पेड प्लान में आपको मिलने वाले हैं। अपकमिंग बैचेस की बात करूँ तो यहाँ पे लक्ष्य MPPSC 2020 बैच स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से और फाउंडेशन बैच है यहाँ पे 10 मंथ का है और 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे, सब्सक्रिप्शन आपको जब आप ऐप खोलेंगे तो MPPSC अकाउंट संबंधित इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। 3 डॉट में क्लिक करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए, फिर आप यहाँ से अपने अनुसार जितने मंथ का आपको लेना आप ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अपने बैच में, जिस बैच में आपको एनरोल होना है। यहाँ पे बहुत सारे बैच बने हुए हैं जैसे कि हमने अब डिस्कस किए, उससे संबंधित जो डेडिकेटेड डाउट सेशन है और जो वीकली टेस्ट है वो भी आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्वाइन करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक MP एंड व्यापक एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। तो ये आप समझ जाइए, ये जो बेस पेयर सीक्वेंस रहता है उसको यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अब अभी तक का जो सफ़र है कोशिका के अंतर्गत वो हम जो देख चुके हैं वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने जब जो देखे थे, जो जन्म होता है, ठीक है, बेबी का, तो वो 23 पेयर्स होते हैं उसमें क्रोमोजोम के, ठीक है, 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं उसमें। और यहाँ पे हमने ये पढ़ चुके हैं कि सेल में होता है DNA हर सेल में, यानी हर सेल में DNA होता है और DNA में बेस पेयर सीक्वेंस होता है जिसको हम मैच करते हैं, जो संतान वगैरह है कि नहीं, इस प्रकार से चीज़ें पता करने के लिए। और DNA फिंगरप्रिंटिंग में बेस पेयर का सीक्वेंस यहाँ पे चेक करते हैं, ये भी हमने पढ़ चुके हैं अभी। सेल में समान DNA क्यों आते हैं, क्योंकि ये सेल क्या होती है, सोमैटिक सेल होती है और उनमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, इनमें समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। और स्पर्म्स और एग्स में स्पर्म और एग में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं, यानी इनमें अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिले, ये बने 23 पेयर, ठीक है। ये 23 पेयर क्रोमोसोम यहाँ पे एक जाइगोट बनते हैं, यानी एक कोशिका ये हो गई, ठीक है। एक कोशिका यहाँ पे हो गई, एक कोशिका में कितने रहते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम यहाँ पे रहते हैं और ये हो गया सोमैटिक सेल। यदि मान लीजिए जाइगोट रिप्रोडक्टिव सेल हो जाए,
ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल हो जाए यानी जनन कोशिका हो जाए तो क्या होगा, तो बच्चा 23 बेस पेयर से सिर्फ 23 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था अर्धसूत्री विभाजन में 23 पेयर में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 23 में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा बढ़ेगा ही कम होगा, यहाँ पे कम होगा। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, 2 हाथ वाला आदमी 1 हाथ वाला रह जाएगा। ठीक, और व्यक्ति घटेगा, 2 हाथ वाले व्यक्ति आधा हाथ, 1 हाथ रह गया, आधा नहीं 1 हाथ रह गया वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि व्यक्ति घटेगा, बढ़ेगा नहीं। जैसे जो बच्चा रहता है, जो 3 किलो का जब इसका जन्म होता है, जो जेस्टेशन पीरियड के बाद उसका जन्म होता है, 3 केजी का जो रहता है, तो वो उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और यदि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे होने लगे यानी रिप्रोडक्टिव सेल बन जाए, कौन सी जो जाइगोट रहता है वो, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्ति घटेगा, यानी जितना बड़ा होगा और उससे छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, जाइगोट है, सोमेटिक सेल होती है। ठीक है, जाइगोट में हमने जाइगोट से बेबी बनने की जो प्रोसेस हमने देखे थे, यहाँ पे मिटोसिस डिवीजन होते हैं, यानी समसूत्री विभाजन यहाँ पे होगा। 23p यहाँ पे रहेगा और 23p पेयर्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे होता है। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो सेल 1, 2, 3 जो टॉपिक्स है वहाँ पे देखिए सेल के, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एक बेबी का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी। यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं मल्टी सेलुलर बॉडी, आप और हम मल्टी सेलुलर बॉडी बहु कोशिकीय जीव है। ठीक है, और ये कम से कम एक कोशिका, इसमें एक कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिका इस प्रकार रहती है, फिर ये बनते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी। तो यहाँ पे एक सेल में केंद्रक होता है, इसमें होता है क्रोमोसोम। ठीक है, एक सेल केंद्रक में होता है क्रोमोसोम रहेंगे कितने, 23 जोड़ी रहेंगे। ठीक है, और 23 जोड़ी यहाँ पे 23 फादर के रहेंगे और 23 मदर के रहेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर रहेंगे डीएनए, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम में एक डीएनए रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम फादर से, 23 क्रोमोसोम मदर से, तो इस प्रकार से जाएंगे 46 डीएनए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी देख लिए हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे वो हम देखेंगे जीनोम के बारे में, यानी जीन्स के बारे में। ठीक है, जीनोम सम ऑफ ऑल जीन्स का, जीन को मिलकर बनता है जीनोम। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, जीन, तो जीन जो है अगले अगले समय हम देखने वाले हैं, और कहाँ पे ये होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, कहाँ पे इनकी स्थिति होती है, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हम अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ही हैवी हो जाएगा और आपको समझने में इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके अलावा हम जो कुछ टॉपिक्स, थोड़ा बहुत जो बेसिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव हम देखते हैं यहाँ पे। कोशिका द्रव ये टॉपिक कहीं शायद छूट गए हैं, तो इनको यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं ताकि जो लेक्चर का जो बैलेंस हो पूरा बना रहे। ठीक है, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवाक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते, राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे रह गई है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। हालांकि हमने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हम देख लिए, बाकी जो आ सकते हैं, इनकी संभावना हो सकती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोल देंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव होता है वो किस प्रकार से होता है, कोशिका द्रव एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य विस्तृत होता है। यहाँ पे देखिए ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक न्यूक्लियस, इसके मध्य ये रहता है, इसके और इसके मध्य रहेगा ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। यहाँ इस वाले इसमें देखिए ये है साइटोप्लाज्म, ये इस प्रकार से कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इसकी अवस्थिति हमने देखे। अब देखते हैं इसके बारे में आगे। कोशिका द्रव्य का निर्माण विभिन्न कार्बनिक पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण एवं जल से होता है। सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही स्थित होते हैं। जो सभी कोशिकांग रहते हैं, जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, राइबोसोम की बात करें, या जो भी कोशिकांग है वो कहाँ पर रहते हैं, कोशिका द्रव्य में ही रहते हैं। ठीक है, कोशिका की अधिकांश महत्वपूर्ण क्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। यह कोशिका को एक निश्चित स्वरूप बनाए रखने में तथा कोशिकाओं को उनके स्थान पर स्थिर रखने में सहायक होता है, कोशिका द्रव्य। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की, यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य, याद रखिए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बनता है। किस किस को मिला के, कोशिका द्रव्य और
केंद्रक द्रव है, इसको मिला के बनता है जीव द्रव। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका द्रव में कोशिकांग, रिक्तिका तथा तरल पदार्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं कोशिका द्रव में? कोशिकांग होंगे, रिक्तिका होंगी और तरल पदार्थ यहाँ पे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर के द्रव को कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक के अंदर के तरल को केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, किसको क्या कहेंगे हमने देखे यहाँ पे। केंद्रक के चारों ओर के द्रव कोशिका द्रव कहेंगे और तथा केंद्रक के अंदर के तरल को कहेंगे केंद्रक द्रव। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर के द्रव्य को जीवाणु कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका द्रव। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका द्रव के भाग, पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव के दो भाग यहाँ पे है, कोशिका तरल साइटोसोल और कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये दो भाग यहाँ पे होते हैं। कोशिका तरल हम देखते हैं, साइटोसोल यहाँ पे देखेंगे। कोशिका तरल कोशिका द्रव का वह भाग है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यह छोटे छोटे भागों में विभाजित रहता है जो कि कोशिका द्रव की झिल्ली द्वारा आबद्ध यानी बाउंड रहता है। कोशिका तरल को अंतः कोशिकीय तरल यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड अथवा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको दोनों नाम से जाना जा सकता है। कोशिका द्रव में अनेक संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे देखें, कोशिकांग यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतःद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानियां और ये काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे हैं, वो हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये अंतर हम देख चुके हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कोशिका द्रव में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से हैं। यहाँ पे देखिए हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम देख लेते हैं। अंतःद्रव्य जालिका हम पढ़ चुके हैं, गोल्गी बॉडी हम पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पर रह गई है। इसमें से जो कि ज़्यादा ऐसा लगता नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमको पढ़ लेने चाहिए। इस चक्कर में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं राजधानियाँ अथवा रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं अथवा राजधानियाँ। रिक्तिकाएं कोशिका में पोषण पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ का भंडार केंद्र स्टोरेज सेंटर होती है। ये पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है जबकि आकार बड़ा होता है। रिक्तिकाओं की संरचना सरल होती है, इन पर टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का आवरण होता है। इसके अंदर रिक्तिका रस नामक तरल रस भरा होता है। ठीक है, अगला है सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम एक बेलनाकार कोशिकांग है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ चित्र शायद मैंने नहीं रखा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सेंट्रोसोम कोशिकांग ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोशिकांग है। तारक काय हिंदी में से बोलते हैं, तारक काय। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये इसकी अवस्थिति यहाँ पे ये इस प्रकार से बेलनाकार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तारक काय एक बेलनाकार यानी सिलेंडर कोशिकांग है जो दो परस्पर लंबवत तारक केंद्रकों से निर्मित होता है। जो दो लंबवत तारक केंद्रों से निर्मित होता है, ये लंबवत है। ठीक है, इसके लंबवत ये है, इससे निर्मित होता है। प्रत्येक तारक केंद्र समान दूरी पर स्थित ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन के 9 परिधीय तंतुओं यानी पेरिफेरल फाइब्रिल से निर्मित होता है। तारक केंद्रक कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में तथा सीलिया एवं कशाभिका के निर्माण में भाग लेते हैं। कशाभिका आपने देखे होंगे, फ्लैजेला, जो कि मूवमेंट में सहायता करते हुए आपने देखे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई समझाने वाली आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। तारक काय का मुख्य कार्य सूक्ष्म नलिकाओं, प्रोटीन की खोखली नली अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल्स को संगठित करना है, जो कि कोशिकीय कंकाल यानी साइटोस्केलेटन को स्थिर संरचना प्रदान करती है। तो ये तारक काय है। और यहाँ पे ये है माइक्रो बॉडीज अथवा साइटोसोम्स। ठीक है, ये हायर बायोलॉजी यानी एडवांस बायोलॉजी के अंतर्गत आने लगते हैं ये सारे टॉपिक्स, फिर भी हम देख लेते हैं। माइक्रोबॉडीज और साइटोसोम्स। माइक्रोबॉडीज अथवा साइटोसोम्स गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है।
माइक्रोमीटर को हम माइक्रोन बोलते हैं, जिसके हम डिस्कस किए थे। इसका मध्य होता है कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है और इन पर एकल फॉस्फोलिपिड, सिंगल फॉस्फोलिपिड की झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये माइक्रोबॉडीज ये होती है। इसके बारे में ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है जानने की। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.